बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट कैसे हैं आप? हमारा बानोमियल एंड मल्टीनोमियल थ्योरम वाला चैप्टर चल रहा था और स्टूडेंट उसकी हमने एक्सरसाइज मुकम्मल कर ली और आप लोगों ने उम्मीद है कि उसके क्वेश्चन किए भी होंगे और अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है तो वो आप डिस्कस भी कर सकते हैं। ये थ्योरम ये सारी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं, वीडियो पे मैंने रिकॉर्ड करके देखी हुई हैं। और बानोमियल थ्योरम मल्टीनोमियल थ्योरम के लिए स्टूडेंट ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जब आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है ये सारे प्रूफ आपको याद होनी चाहिए, तब आप वो बानोमियल और मल्टीनोमियल के क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर ये याद नहीं होंगे तो फिर मुश्किल ही। अब एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि जिस तरह ये फॉर एग्जांपल 7C3 होता है, तो सर ये 7C3 किस तरह ये 35 आ जाते हैं? तो अब यहाँ पे सिर्फ मैं बताने का मकसद ये है कि बहरहाल वो स्टूडेंट ने मेहनत की, मुझे उसकी ये बात अच्छी लगी कि उसने ये पूछ तो लिया ना, मुझे उस पर ये नहीं लग रहा कि उसने ये पूछा क्यों है। उसने ये पूछ तो लिया ना कि 7C3 35 किस तरह आ जाते हैं। तो चलो, जो बच्चा कुछ ना कुछ करता है उसको जो प्रॉब्लम होता है वो पूछ भी लेता है, उसको क्लियर हो जाता है। तो अगर आप लोग ये वाले फॉर्मूले देख लिया करो और इनको अच्छी तरह ज़हन में रखो तो फिर आपको ये क्लियर भी हो जाएगा। अब ये मैंने यहाँ पे सॉल्व भी किया हुआ था 7C3, तो मेरे ख्याल इस टाइप का जो भी क्वेश्चन हो गया इसका फॉर्मूला ही मैंने आपको लेके दिए हुए। तो लेकिन उसके बावजूद भी अगर जो स्टूडेंट करता है और उससे नहीं होता, वो चाहे आसान से आसान चीज़ भी पूछे तो उसका कोई दुख नहीं लगता। अभी करता भी नहीं है और फिर ऐसे ही वो दरमियान में जो ये क्या हो रहा है, ये मुझे समझ नहीं लग रही, ये मुझे समझ नहीं लग रही। अगर आप करते हैं और आपको समझ नहीं लगती ना, तो फिर कोई मसला नहीं, फिर हम समझाने के लिए तैयार हैं। अब जिन लोगों ने ये बानोमियल और मल्टीनोमियल के लेक्चर तरतीब बार सुने हैं, देखे हैं, उनको आज से किया है, तो मैं नहीं समझता कि उनको समझ ना आई हो। क्योंकि इसका एक बड़ा बेहतरीन एज आपके पास है कि वीडियो आपके पास होती है, आपने 3-5 मिनट की वीडियो देखी है, उसमें एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, आपको समझ नहीं आई, आप उसको रिवाइंड करें, फिर चेक कर लें, वहाँ पॉइंट क्लियर किया होगा मैंने। अच्छा, उसके बावजूद अगर आपको क्लियर ना, तो मुझे आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ से, और वो 2-3 दफ़ा देखोगे तो वो क्लियर हो जाता है, हाथ से लिखोगे तो क्लियर हो जाता है। अलबत्ता अगर वीडियो सेव करते रहो, बस ठीक है देख लेंगे, तो फिर तो कोई नहीं है, फिर तो नहीं समझ लगेगी। और जिन्होंने पहले दिन से ये इसको करना शुरू किया था, मुझे उम्मीद है कि उनको ये समझ आ भी की होगी। तो जो दरमियान में 2-3 लेक्चर के बाद दरमियान में शुरू कर देते हैं कि चलो आज हम देख लेते हैं कि क्या है, तो मैं तो बिल्कुल उसको किसी को समझ नहीं आती, चाहे ये हो या और कोई टीचर पढ़ाए। तो इसलिए स्टूडेंट, अब हमने ये नया चैप्टर शुरू किया है, काउंटिंग टेक्निक्स। तो अब ये उसको ही समझ आएगा जो पहले दिन से इसको जो है ना वो साथ करेगा। अगर आप इवन मैं तो ये कहता हूँ आज का लेक्चर भी मिस कर देंगे ना, तो ये स्टूडेंट आपको अगले दिन समझ नहीं आएगा। इसलिए आप जो नया चैप्टर हमने शुरू किया है उसको साथ साथ करें और इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। कोई प्रॉब्लम हो तो मैं हाजिर हूँ। तो ये पहले इसका जो प्रिंसिपल है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फॉर टू सेट ए यूनियन A1 यूनियन A2 is equal to A1 mod plus A2 mod minus A1 इंटरसेक्शन A2। स्टूडेंट, ये A और B की फॉर्म में इस तरह लिखा जाता है, A यूनियन B, A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B, फिर A1 A2 R2 सेट। बाज़ इस फॉर्म में लिखा होता है, बाज़ A B की फॉर्म में लिखा होता है। तो स्टूडेंट, इसको पढ़ते क्या है, ये जो A1 मॉड है इसको नंबर ऑफ एलिमेंट इन A पढ़ते हैं। A में जितने एलिमेंट होती है मैग्नीट्यूड होती है इसकी। ये क्या होता है, A1 की मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A को ज़ाहिर करता है, ये जो A मॉड होता है। और A2 के लिए A2 सेट है जिसमें कितने एलिमेंट हैं वो उसकी तादाद को ज़ाहिर करते हैं।
ए यूनियन बी आपने सुनी होगा, ए यूनियन बी की आपको सेंस का भी पता होगा, तो वो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए आर A2 आर इन बोथ A1 यूनियन A2, ये इसके बराबर यूनियन के सेंस में कहते हैं। और नंबर ऑफ एलिमेंट बोथ इन A1 एंड A2 ये इंटरसेक्शन में आता है। और अगर आपके पास मोर देन 2 सेट्स हों तो स्टूडेंट उसके लिए ये वाला फॉर्मूला बनता है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए बी सी, फिर माइनस इंटरसेक्शन माइनस इंटरसेक्शन माइनस इंटरसेक्शन और प्लस इंटरसेक्शन। अब आपने स्टैटिस्टिक्स का कोर्स पढ़ा होगा पहले, अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो तो स्टूडेंट ये इसको हम प्रोबेबिलिटी में एडिशन लॉ कहते हैं। इसको हम प्रोबेबिलिटी में क्या कहते हैं, एडिशन लॉ। मैं बोलने लगा इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम एडिशन लॉ कहते हैं। और ये भी एडिशन लॉ है, इसमें 3 इवेंट आ रहे हैं, 3 सेट आ रहे हैं, इसमें 2 सेट आते हैं। इसको भी हम प्रोबेबिलिटी में एडिशन लॉ कहते हैं और इसको भी हम एडिशन लॉ ही कहते हैं। और स्टूडेंट ये हम प्रोसेस भी एडिशन की कर रहे हैं, हम ए यूनियन बी क्या कर रहे हैं, प्रोसेस भी हम एडिशन की कर रहे हैं, ए बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। और एडिशन हमने प्रिंसिपल पहले चैप्टर में भी किया, कम्बिनेशन एंड परमुटेशन में। वहाँ पे आपको मैंने समझाया था कि एंड और का मतलब क्या होता है, एंड और एंड मल्टीप्लिकेशन की सेंस में आता है और आर स्टूडेंट एडिशन की सेंस में आता है। लेकिन वहाँ पे दो के दरमियान कुछ कॉमन नहीं होता था, अगर कुछ कॉमन हो तो उसको हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं, जो ए और बी में कॉमन होता है उसको हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं तादाद मालूम करने के लिए, क्योंकि जो कॉमन होगा वो साफ ज़ाहिर है कि अब दोनों में तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ना ए में करेंगे, दोनों बी में हो जाएगा, ए में भी हो जाएगा, बी में भी हो जाएगा, तो वो सेंस में हम उसको माइनस कर देते हैं। तो अगर तो आपको प्रोबेबिलिटी का वो लॉ याद है एडिशन लॉ, तो ये सिंपल एडिशन लॉ ही है और कुछ नहीं है। और ए यूनियन बी इसका मतलब होता है ए आर बी आर बोथ, और ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। तो ये स्टूडेंट 2 सेट्स के लिए और ये 3 सेट्स के लिए आपने याद रखना है। और नेक्स्ट ये एक लॉ लिखा हुआ है, that A B 2 set then A complement intersection B is equal to B minus A intersection B, और A intersection B complement is equal to A minus A intersection B। तो इसको हम वेन डायग्राम के जरिए प्रूव भी कर सकते हैं स्टूडेंट। और इसकी आपको चलो एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है आपके पास, जिसमें वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक हो गया। एक स्टूडेंट आपके पास सेट है, वन 3 5 7 8 9, और स्टूडेंट दूसरा आपके पास सेट है बी इज इक्वल टू 2 4 6 7 8 9। मैंने कोई एग्जांपल, तो अब आपने ए कम्प्लीमेंट निकालना है और फिर आपने ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है, ये कम्प्लीमेंट निकालना है और फिर आपने ए कम्प्लीमेंट और बी का इंटरसेक्शन लेना है, ये आपकी लेफ्ट साइड हो जाएगी।
फिर स्टूडेंट आपने ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है और उसको बी में से माइनस करना है और चेक करना है कि ये आपस में बराबर आते हैं या नहीं आते। क्लियर? अब ये छठी क्लास वाला काम है जो मैं आपको करा रहा हूँ, तो इसको मैं सॉल्व करके नहीं दे रहा, यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे लिख दिया है, तो आप उम्मीद है आप कर ही लेंगे। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट पे इसका स्टूडेंट बी कम्प्लीमेंट निकालें, फिर ए के साथ इंटरसेक्शन लें और उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी निकालें और फिर ए में से माइनस करें, तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये बराबर आ जाएगी। और स्टूडेंट इसको आप वेन डायग्राम के ज़रिए भी कर सकते हैं। वेन डायग्राम के ज़रिए अगर करना चाहें तो ये स्टूडेंट आपके पास एक सर्कल है, इसको ए कह देते हैं हम। जैसे ये वाला आज मेरा काम तो नहीं था, लेकिन चलो। और एक और सर्कल है, और स्टूडेंट इसको हम बी कह देते हैं। अब इसका बैकग्राउंड जो है ना, वो अब इतना टाइम नहीं है, इसको सेटिंग करनी थी, तो बहरहाल इसको फिलहाल रहने देते हैं। अब देखें स्टूडेंट, ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, और ये जो दरमियान में हिस्सा आ रहा है ये वाला, ये कॉमन में आता है, इंटरसेक्शन बी में आता है। उम्मीद है कि आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो ये किस में आता है? इंटरसेक्शन बी में आता है। और ये सारे का सारा पोर्शन ए यूनियन बी होता है। सारे का सारा पोर्शन क्या होता है? ए यूनियन बी होता है। और ये जो दोनों सर्कल कट कर रहे हैं ये इंटरसेक्शन बी होता है। उम्मीद है इतना तो आपको पता लग गया होगा। उसके बाद स्टूडेंट ये वाला जो पोर्शन है जिसमें ए आ रहा है, इतने पोर्शन में बी नहीं है, तो इसको लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। क्या लिखते हैं इसको? ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। और ये वाला जो पोर्शन है जिसमें से हमने ये वाला पोर्शन, इसमें ए नहीं है, तो इसको हम लिखते हैं ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये जो लिखा हुआ है। ठीक हो गया? और स्टूडेंट यहाँ से हम इस वेन डायग्राम के जरिए इसको प्रूफ कर सकते हैं, सेट के जरिए प्रूफ कर सकते हैं। और अगर आपको ये प्रूफ करना पता चले फिर बताना, मैं फिर हल करके बता दूंगा, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अब आते हैं हमारा जो असल काम है वो उसकी तरफ आते हैं। तो ये क्वेश्चन देखें स्टूडेंट, पहले ये एग्जांपल देख लेते हैं। कंप्यूटर कंपनी रिसीव 350 एप्लीकेशन फ्रॉम कंप्यूटर ग्रेजुएट्स फॉर अ जॉब। Suppose that 220 of these applicants majored in computer science. टोटल कितनी एप्लीकेशन आती हैं? 350, जिसमें से 220 जो है वो कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं, कंप्यूटर के बारे में वो जानते हैं, या ये कह लें उनका मेजर सब्जेक्ट कंप्यूटर है। 147 मेजर्ड इन बिजनेस, बिजनेस में कितने हैं? 147।
और 51 मेजर्ड इन बोथ कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस। अब अगर स्टूडेंट आप कंप्यूटर में जो जिसका कंप्यूटर मेजर सब्जेक्ट है उसको आप ए से डिनोट करें, और जिसका मेजर सब्जेक्ट बिजनेस है उसको आप बी से डिनोट करें, तो हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ एप्लीकेंट मेजरिंग कंप्यूटर साइंस वो कितने हैं, 20 हैं। तो इसको हम ए मॉड की सूरत में, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए या नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, इसका ये मतलब होता है। तो उसके बाद बिजनेस को हमने बी रख दिया, तो जो बिजनेस के हैं वो कितने हैं, 147 है। बिजनेस के जो मेजर सब्जेक्ट वाले वो कितने स्टूडेंट है, 147। कितने एप्लीकेंट्स हैं, 147। अब स्टूडेंट 51 ऐसे हैं जो कंप्यूटर भी जानते हैं और बिजनेस भी जानते हैं। बोथ कंप्यूटर एंड बिजनेस, ये एंड की सेंस में आ रहे हैं, बोथ कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस। तो एंड आपको पता है इंटरसेक्शन होता है, तो ए इंटरसेक्शन बी आपके पास कितनी मैग्नीट्यूड आ रही है, 51 आ रही है। ठीक हो गया। अब फिर मैंने वही बात की कि जिन्होंने प्रॉपर्टी पढ़ा था, एडिशन लॉ पढ़ा था, उनके लिए ये इतना मुश्किल नहीं होगा। तो बाकी के भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि क्लियर हो जाए। तो मालूम कि हाउ मेनी ऑफ दीज एप्लीकेंट मेजर नाइदर इन कंप्यूटर साइंस नॉर इन बिजनेस। ये ज़रा पहले ही क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा सा आ रहा है। How many these applicants majored neither in computer science nor in business? स्टूडेंट इसको मैं थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ आइदर इन कंप्यूटर साइंस और इन बिजनेस। या कंप्यूटर साइंस में हो या बिजनेस में हो या दोनों में हो। मैं पहले आर के सेंस समझाता हूँ, फिर नार का समझाता हूँ। तो आर के लिए हम क्या करते हैं, फिर ए यूनियन बी मालूम करते हैं। ए यूनियन बी, ये जो रूल ऑफ काउंटिंग है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आपके पास 220 है, बी आपके पास 147 है, और ए इंटरसेक्शन बी आपके पास 51 है, तो ये 316 आ जाएगा, ये इधर में आ जाए। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो कि नाइदर इन कंप्यूटर साइंस नॉर इन बिजनेस। स्टूडेंट टोटल हमारे पास कितने हैं, 350 हैं। 350 में से 316 माइनस कर दें, इधर वाला जो है आपके पास बचेंगे 34। 34 ऐसे होंगे जो ना ए की कैटेगरी में आएंगे ना वो बी की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, एप्लीकेंट और नाइदर कैटेगरी। तो ये है रूल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन मेथड, कि बी को हम इंक्लूड करते हैं और इंटरसेक्शन बी को एक्सक्लूड करते हैं इस सेंस में, तो इसको एडिशन लॉ भी कहते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट। ये वो तफसील लिखी है कि इसको क्या पढ़ते हैं। अच्छा, एक और दूसरे तरीके से उसने ये सवाल हल किया हुआ है, तो आप वो वाला तरीका याद रखें, वो इजी है या सबकी अपनी मर्जी। तो एक ये है कि सर्वे ऑफ हाउस होल्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स रिवील दैट 96% have at least one television. 98% have telephone service and 95% have both facilities. What percentage of household in United States neither a telephone service nor a telephone service? परसेंटेज क्योंकि 100 की सेंस में होता है, तो स्टूडेंट लेट ए बी द सेट शोइंग टेलीविजन सेट। ए जो जिनके पास टेलीविजन सेट है उसको आप ए से नोट कर दें, और जिनके पास सिर्फ टेलीफोन सर्विस है उनको बी से नोट कर दें। यानी कि टेलीविज़न वालों को ए के साथ और टेलीफोन सर्विस वालों को बी के साथ। तो ये जो लिखा हुआ है 95% है बोथ फैसिलिटीज, जिसका मतलब है कि 95% ऐसे हैं जिनके पास टेलीफोन की भी सहूलत है और टीवी की भी सहूलत है। ये वो इंटरसेक्शन की फॉर्म में आ जाएगी। तो ये आपके पास 96% है जो कि टेलीविज़न वाले हैं, ये आपके पास 98% है जो ये टेलीफोन सर्विस वाले हैं। तो हमने पहले ए यूनिट बी निकाल लें,
और ए यूनिट बी निकालने के बाद स्टूडेंट ये 100 में से माइनस करके वो निकाला हुआ है, तो ये वाला तरीका भी आप कर सकते हैं। और इधर आपने लास्ट जो क्वेश्चन किया है उसमें दोनों प्रोसीजर लिखे हुए हैं। ये हमने ए यूनिट बी निकालने के बाद टोटल में से माइनस किया है, और ये जो नीचे है उसने इस सेंस में किया है कि माइनस एन कर दिए। तो जो बहरहाल आपको इजी लगता है, मेरे ऊपर वाली ठीक है, तो ऊपर वाला तरीका आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे क्योंकि 100 है इसलिए उसने परसेंटेज में लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट वन ये क्या है, हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर नॉट एक्सीडिंग 1000 आर डिविजिबल बाई 3 आर 4। तो स्टूडेंट 1000 आप एक किसको डिनोट करता है जो 3 पे डिवाइड होते हैं, और बी किसको डिनोट करता है जो 4 पे डिवाइड होते हैं। स्टूडेंट एक तो ये है कि आप 1000 तक जितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वहाँ पे चेक करते हैं कौन कौन से 3 पे डिवाइड होते हैं। अगर आप उसके सेट की फॉर्म में लिखना चाहते हैं कि ए के अंदर लिखें 3 6 इस तरह 3 के टेबल के हिसाब से, उसमें बी में लिखें जो 4 पे डिवाइड होते हैं, 4 8 12 अप टू सो ऑन। तो फिर जो आपके पास दो सेट बन जाएंगे उनमें अगर आप इंटरसेक्शन देखें तो दोनों में कॉमन भी आ रहा होगा, वो कॉमन भी आप काउंट कर लेंगे। तो ये तो स्टूडेंट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा 1000 तक किसको करना। 3 के पहले जो डिवाइड होते हैं वो लिखना, फिर जो 4 पे होते हैं वो लिखना, फिर उनके कॉमन लिखना। तो उसका एक और तरीका है कि हम ए मालूम करने के लिए 1000 को 3 पे डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास ये 3 आ रहा है, ये होल नंबर आना चाहिए, और अगर 0.5 से ज़्यादा आ रहा है तो अपने अगले डिजिट में जा सकते हो। और ये स्टूडेंट आपके पास इसको बी के लिए क्योंकि हमने 4 रखा है, जो 4 पे डिवाइड होते हैं उसको हमने बी से डिनोट किया है, जो 3 पे डिवाइड होता है उसको हमने ए से डिनोट किया है। तो ये 250 आ जाता है। अब रहेगा स्टूडेंट ये इंटरसेक्शन कॉमन, तो ये हमने 12 से डिवाइड किया, क्यों किया हुआ है, 3 और 4 का जो फर्स्ट एलसीएम होता है वो 12 होता है, तो 12 पे डिवाइड के अंदर 83 आ जाएगा। तो ये आपके पास ए के अंदर नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने आ गए जो डिवाइड होते हैं 3 पे, 333, और बी के अंदर कितने आ जाएंगे 250, और एट सेक्शन बी के अंदर कितने आ जाएंगे 83। और उसके बाद में आपने फॉर्मूला लगा देना है, ये आपके पास फॉर्मूला है ए बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, इसका उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी, लेकिन एक और मैं इसका सिंपल सा क्वेश्चन आपको स्टूडेंट करवाता हूँ। इसको तो खत्म करते हैं ना, इसमें ऐसा लगता है। ये स्टूडेंट आपके पास एक सेट है, मैं उस सेट से नोट कर रहा हूँ। इसमें वैल्यू क्या आपके पास आ रही है 1 2 3 4 5 6 अप टू 50। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट ए आप रखें डिविजिबल बाय 6, ठीक है। और बी आप रखें डिविजिबल बाई 8, डिविजिबल बाई 8। जिस तरह वहां पे उसने 3 और 4, यहाँ हमने डिविजिबल बाई 6 को ए कह दिया और डिविजिबल बाई बी को हमने 8 कह दिया। तो स्टूडेंट ए के अंदर क्या क्या आएगा, ए सेट के अंदर आपके पास आएगा जो 6 पे डिवाइड होते हैं 6 12 18 24 30 36 42 48,
ये मैं आपको वैसे समझा के बता रहा हूँ कि अगर आप इसको इस तरह हल करोगे तो क्या आएगा। अब सुनिए इसको ना इस सेंस में चलो लिखता हूँ, आप लोगों को मैं लिख देता हूँ। वो मॉड नहीं डाल रहा मैं यहाँ पे। ये कितनी वैल्यूज आ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ए के अंदर कितनी तादाद आ रही है? 8 आ रही है। फिर स्टूडेंट आपके पास बी सेट है और बी में वो लिखना जो 8 पे डिवाइड होते हैं। तो बी में मैं वो लिख लिया जो 8 पे डिवाइड होते हैं। तो स्टूडेंट एन बी क्या हो जाएगा मेरे पास? 6 आ रहे हैं। अच्छा, हम प्रोबेबिलिटी में जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो में हम एन बी लिखते हैं, लेकिन आप क्या इसको लिखेंगे ए और बी इस फॉर्म में लिखेंगे, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में। तो अब स्टूडेंट इनमें कॉमन क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे मुझे इंटरसेक्शन यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा। हाँ, इंटरसेक्शन बी स्टूडेंट क्या होगा? कॉमन क्या आ रहा है इसमें? 42 और कौन सा आ रहा है? 24। स्टूडेंट 24 और 48 कॉमन आ रहे हैं और इसकी तादाद आपके पास क्या आ रही है? उसमें 2 आ रही है। ठीक हो गया। तो अब अगर आप ये 50 को 6 पे डिवाइड करें तो अप्रोक्सीमेटली 8 आते हैं। अगर आप 50 को 8 पे डिवाइड करें अप्रोक्सीमेटली 6 आते हैं। और 6 और 8 का जो फर्स्ट एलसीएम है उसके साथ 50 को डिवाइड करें तो आपके पास 2 आता है। चलो ये भी आपको मैं कर ही देता हूँ, आप भी क्या याद करोगे। स्टूडेंट 50 को जब आप 6 पे डिवाइड करते हो तो 8.33 यार, आपने इसको 8 लिखना है, इसको 8.33 नहीं लिखना। फिर आप 50 को जब डिवाइड करते हो 8 के साथ तो 6.25 आ रहा है, इसको आपने 6 लिखना है, 0.25 को इग्नोर कर देना है। ये 6 आ रहा है। फिर स्टूडेंट ये 6 और 8 का फर्स्ट एलसीएम जो 24 आता है, जब आप 24 पे डिवाइड करेंगे 50 को तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा? 2.08 जो कि 2 ही होगा। तो यही सेंस यहाँ पे थी जो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, ये वाला। तो इस तरह भी लिख सकते हैं। वो मैंने ये देखो ना, 1 से लेकर 1000 तक लिखने की बजाय उसके बाद उसमें चेक करना कि कौन 3 पे डिवाइड होते हैं, कौन 4 पे डिवाइड होते हैं, वो तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो छोटा सा था मैंने लिख दिया है, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन तो हम इस तरह नहीं लिख सकते ना। तो उसका फिर यही तरीका है जो मैंने आपको बताया। अब ये 1000 को जब 3 पे डिवाइड करते हैं तो ज़रा ये शहरी में आ जाता है ना, वो ज़रा आपको लिखने का पता लग गया होगा। तो ये स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स की ज़बान में इसको एडिशन लॉ कहते हैं और यहाँ पे इसको इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव मेथड कह रहे हैं। तो ये 3 कैटेगरी के लिए 3 सेट होंगे। तो 3 कैटेगरी के लिए आप ए इंटरसेक्शन बी किस तरह निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन सी किस तरह निकालेंगे, फिर इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब क्या है जो ए और बी में कॉमन है
ये जो बी और सी में कॉमन है, जो ए और सी में कॉमन है, तो ये ए बी सी तीनों में कॉमन है। तो 3 वाला तो हम नेक्स्ट देखेंगे, फिलहाल हम 2 वाले ही कर रहे हैं, 2 वाले को देखते हैं। तो उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज का ये पहला क्वेश्चन है कि सपोज that there are 1807 freshmen at your school. Of these 453 are taken a course in computer science. नहीं, टोटल जो है ना वो 1807 हैं, जिसमें से 453 जो है ना कंप्यूटर साइंस का कोर्स लेते हैं, 567 जो है वो मैथमेटिक्स का कोर्स लेते हैं, और जो 299 है वो दोनों मैथ और कंप्यूटर दोनों रखते हैं। तो स्टूडेंट आप कंप्यूटर को ए से डिनोट कर दें और मैथ को बी से डिनोट कर दें, तो आपके पास नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इन कंप्यूटर साइंस कितने आ जाएंगे, वो आपके पास आ जाएगा 453। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इन मैथमेटिक्स कितने आ जाएंगे, वो आपके पास 563 567, और दोनों में कॉमन जो है वो आपके पास आ जाएगा 299, जो दोनों मैथ और कंप्यूटर। हमने मालूम क्या करना है, आइदर इन कंप्यूटर साइंस आर इन मैथमेटिक्स। तो जब दो के दरमियान आर आ रहा है वहाँ पे ये एडिशन लॉ अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे दोनों के दरमियान आर आ रहा है, तो हमने देखे वही रूल अप्लाई किए हैं कि उन्होंने बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, उसकी वैल्यू पुट कर दें मैग्नीट्यूड की, तो आपके पास 721 ए यूनिट भी आ जाएगी। इसी तरह ये स्टूडेंट देयर आर 345 स्टूडेंट एट अ कॉलेज हु हैव टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस, बिल्कुल वही ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। 212 combinatorics, 188 have taken a course in both calculus as well as combinatorics. How many students have taken a course either in calculus or in combinatorics? बिल्कुल एडिशन लॉ की तरह आप कैलकुलस को ए से डिनोट कर दें और कम्बिनेटोरिक्स को आप बी से डिनोट कर दें। तो ए के अंदर 345 आ रहे हैं, बी के अंदर 212 आ रहे हैं, और कॉमन में आपके पास क्या आ रहा है, 188 आ रहे हैं। तो यही आपने रूल इस पर अप्लाई कर देना है। ठीक हो गया। अब ये आज इतनी काफ़ी है कि हमारे लेक्चर का टाइम जो है ना वो अब ख़त्म होने वाला है। तो अब इंशाल्लाह स्टूडेंट अगर इस लेक्चर को आप अच्छी तरह देखेंगे तो आने वाले जो बाकी भी लेक्चर होंगे इस तरह के होंगे, वो आपको इंशाल्लाह इतना मुश्किल नहीं लगेगा। थैंक यू। जो कि अल्लाह हाफिज़।